ये सेफ नहीं, ये तो बिल्कुल जैसे ये पासदारान की, ये तो अब जंग ठीक तरीके से शुरू हुई है, अ वॉर टू द डेथ। अमेरिका के ईरान पर हमले बर्दाश्त नहीं, ईरानी मंदूब ने इजलास में वाज़ेह कर दिया। कहा ईरान पर अमेरिकी हमले का भरपूर जवाब देंगे। अमेरिकी हमलों का मुतनासिब रद्द-ए-अमल का वक्त ईरानी फौज तय करेगी। कि जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि महमूदी थिंक ऑफ ईरान टुडे एज ए न्यूक्लियर पावर, और मैं बताता हूँ क्यों। उनके पास 400 या 200 किलो यूरेनियम एनरिच टू 80% है। उनके पास मार्च अप्रैल में उन्होंने निकाल लिया। की तरफ तो इशारा कर नहीं रहा, क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन जो कल नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, नमस्कार दोस्तों, जब से अमेरिका ने ईरान पर बम गिराए हैं तब से पाकिस्तान में काफी ज्यादा खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि ट्रंप कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद जिस तरह से ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया लगातार अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर से मिलने के तुरंत बाद अमेरिका ने जो हमला किया है उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान ने कोई ना कोई गारंटी अमेरिका को जरूर दी थी। यही कारण है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और अमेरिका हमला करने में पूरी तरीका से कामयाब भी हो गया। वो अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि हमने अपने जितने चीजें निकालने थे फोर्डो से और दूसरे जगहों से, हमने मार्च में शुरू किया निकालने के लिए। अब उसको हम एक सीक्रेट जगह को दे दिए, बिल्कुल नतांस ये वो सब। अब हमने दूसरे जगहों को उनको एस्टैब्लिश कर दिया है और इम्प्लाई किया है कि वो तो अब ठीक है, सेफ है, वो काम कर रहे हैं और हमारा जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके माने उनको 3 या उस वक्त मार्च अप्रैल मई में भी उनके पास 1 महीना था एनरिच करने के लिए। 3 महीने थे जो बहुत है एनरिचमेंट फ्रॉम 82 वेपन्स ग्रेड, तो वो उन्होंने कर लिया मिसाल के तौर पे। अगर इफ दे हैड डिसाइडेड टू गो न्यूक्लियर बाय देन, माने कि मार्च के बाद, तो अगर उन्होंने वो भी कर लिया है तो दे आर अ न्यूक्लियर पावर। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका, ये इतने लंबा चलेगा कि कुछ उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है, इट्स अ कोड वर्ड से सेइंग न्यूक्लियर रेडिएशन जब आ जाता है एक जगह में, जैसे उसके नोबेल में आ गया है, तो वो 20-30 साल कोई जाके उधर रह नहीं सकता, कुछ उधर उग नहीं सकता, कम से कम कोई रह नहीं सकता। दैट्स अ फैक्ट। अच्छा, दूसरी बात है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ, जैसे ये आपने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान गया है बात करने रूस के साथ, और नॉर्थ कोरिया ने तो अनाउंस कर दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स देना चाहते हैं ईरान को। पब्लिकली उन्होंने ये कह दिया है। उसका मतलब ये है कि रूस बड़ा नाराज है, और नॉर्थ कोरिया तो खैर नॉर्थ कोरिया है, मगर रूस भी नाराज है। उन्होंने कहा कि हम सालसी नहीं करते यूक्रेन में, वी आर नॉट गोइंग टू, मिडिल ईस्ट में हम इंटरफियर नहीं करेंगे, जो वो करने वाले थे और जो कह रहे थे कि करेंगे ईरान और इजराइल के दरमियान। तो अब मुझे ये बताएं कि अगला जब उनका बदला आएगा तो फिर क्या होगा? तो किस लिए बदला? कौन सा बदला? एक मिसाइल से तो बदला नहीं ले सकते अब, दैट्स ओवर। अब दे मस्ट कम आउट विद समथिंग मोर स्ट्रॉन्गर। और उस वक्त क्या होगा आप मुझे लिख के ले लें कि इजराइल कहेगा कि इनको न्यूक करो, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स खिलाफ इस्तेमाल करो, और वो कहेंगे कि तुम बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें, और हमारे पास 80-90 हैं, वो कर सकते हैं न्यूक, और अमेरिका भी नहीं रोकेगा उनको। सो वी आर फेसिंग अ न्यूक्लियर वॉर, पक्का 100%। सेविंग है अमेरिका के लिए कि वो एक लॉन्ग वॉर के अंदर नहीं जाना चाहता इसराइल की वजह से। वो बस चाहता है कि आए, एक जिस तरह उसने किया, और वो निकल जाए, और ये फेस सेविंग भी मिल जाए, इसराइल को भी मिल जाए कि अमेरिका ने हमारा साथ दिया था, और ईरान को भी मैसेज मिल जाए। भाई, इसराइल के पास 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
अमेरिका की जरूरत नहीं है उनको। वो अमेरिका को कहेंगे कि हम करेंगे, वो खुद करेंगे। उनको पता है क्या करना, उन्होंने बनाया है, जहाज है अमेरिकन, बहुत काफी है उनके पास। वो दुनिया को बताएंगे कि इस किस्म के अटैक्स बेशक न्यूक्लियर ना हो। हिलाली साहब, उनके पास आयरन डोम सिस्टम भी था, उनके पास डिफेंस सिस्टम भी था, वो तो नाकाम हुआ। सब छोड़े ना, हाँ वो डोम ही डोम चले गया। आप छोड़े आयरन डोम का, वो पगड़ी निकल गया, खत्म हो गया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। और इस पे मेरी शर्त है कि अगर इजराइल को इसी तरीके से, मैं कहता हूं विदाउट इवन न्यूक्लियर वेपन, मेक इट इजियर कि मैं बैठ हार जाऊं, विदाउट इवन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय ईरान, इसी तरीके से अगर लगा या न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इजराइल। उसके लोग भाग रहे हैं, वो जैसे वो फूड सेंटर्स में लोग क्यू कर रहे हैं ना गजा में, वैसे बॉर्डर्स पे जॉर्डन के और निकलने के लिए वो क्यू कर रहे हैं कि निकालो हमें इधर से। और उन्होंने बंद कर दिया है जो ड्यूअल नेशनल नहीं है। तो कहने की चाहता है दे कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये जो लोग ड्यूल नेशनल्स भाग गए, ये कभी नहीं आएंगे वापस जब तक अमन ना हो और ठीक तरीके से अमन ना हो। दे हैव एस्केप्ड, वो सोच रहे हैं हम क्यों जाएंगे वापस मरने के लिए ऐसे मुल्क में जिधर न्यूक्लियर अटैक कभी भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि इजराइल खुद जब वो देखेगा कि ईरान रुक नहीं रहा है और जिंदगी हमारी नहीं ऐसी हो सकती है, हम शेल्टर्स में नहीं रह सकते हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज 950 जहाज इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में फंसे हुए हैं। उनको मिसलीड किया जा रहा है इंफॉर्मेशन से, किधर जाना किधर नहीं जाना। कुछ जाके अंदर लग रहे हैं, वो उनको जमीन पे ग्राउंड हो रहे हैं। कहने की बात ये, दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो ईरान ये कर रहा है अकॉर्डिंग टू देम, तो कुछ करना चाहिए। क्या करें अब आप बताएं। देखिए बड़ा मुश्किल है ऐसे मुल्क के साथ जैसे अमेरिका और ये है। आपने कभी सुना है उम्र में कि आप किसी के साथ बैठ के टेबल पे बात करते हैं और जब वो घर जा रहा है उसको आप मार देते हैं? Have you ever heard of negotiations on an international level, state to state, कि आपको जो बैठा हुआ है टेबल पे से आप बात कर रहे हैं, वो घर जाते हुए आप उसको मार देते? Never. This is ये आप लोग और हम लोग सब जो बात करते हैं, हम certain parameters के अंदर बात करते हैं। अब आप सोचिए ये कोई parameters नहीं है इस जंग का। उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी बतौर एक इत्तेहादी के और दोस्त के बड़ी तारीफ की है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं, इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। सबसे पहले तो उन्होंने जो 15 जून को मस्कत में जो ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे, तो उन मुज़ाकरात को भी उन्होंने एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि उन मुज़ाकरात की वजह से जो ईरान की सियासी और फौजी क़यादत है वो इस धोखे में रही कि भी मस्कत में हमारे मुज़ाकरात होने हैं अमेरिका से, तो अगर अमेरिका से मुज़ाकरात हैं तो इससे पहले इजराइल जो है वो हम पर अटैक नहीं करेगा। ये उनकी एक बहुत ही सुवेर किस्म की मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचानने में गलती की और उस मस्कत की मीटिंग की आड़ में उन पर 13 जून को इजराइल ने हमला कर दिया और उनका बहुत नुकसान हुआ। अब उसके बाद जब हमला हो गया तो फिर ये ख्याल था कि अब जो ईरान की क़यादत है वो ज़रा ज़्यादा होशियार रहेगी। लेकिन एक दफ़ा फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने पहले तो इजराइल ने धोखा दिया था, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धोखा दिया और उन्होंने जो 19 और 20 जून को दो दिन मुसलसल उन्होंने ये बयान दिए कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ डिप्लोमेसी को और 2 हफ्ते तक अमेरिका जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और खास तौर पे उन्होंने जो अपनी प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, उनके जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उसमें पूरी दुनिया के मीडिया के जरिए मैसेज भिजवाया गया। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद,
वंदे मातरम।